हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में देखिए हमारा आज चौथा लेक्चर है, क्योंकि 3 लेक्चर हम इससे पहले कर चुके हैं। उससे पहले हमने प्रीएम्बल पर पढ़ लिया था। प्रीएम्बल हमने जान लिए थे प्रीएम्बल क्या है, ठीक है, क्यों क्या कहता है प्रीएम्बल, ठीक है। उसके बाद हमने प्रीएम्बल प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो हमारा फंडामेंटल राइट्स पे था, ठीक है, मौलिक अधिकारों पे, ठीक है। तीसरा जो हमारा लेक्चर था वो था अपना डीपीएसपीज पे हमने पढ़ा था, ठीक है। पिछले लेक्चर जो है आप देख सकते हैं डीपीएसपीज। हो सकता है कि आपका ये तीसरा लेक्चर आपको ये कब अपलोड होंगे, ठीक है। तो आज चौथा लेक्चर हमारा है, ठीक है। उसके बाद देखिए डीपीएसपीज के बाद आपने कंपनी रूल जो है हम पढ़ने वाले थे। कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा हमारे देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको हम पढ़ेंगे आज। ईस्ट इंडिया कंपनी या किस तरीके से उसने राज किया, ठीक है, और अपने राज करते समय वो शासन व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए, ठीक है। बहुत सारे अधिनियम आए जिनसे क्या हुआ, कंपनी शासन करती रही, ठीक है। तो उन अधिनियमों के बारे में जानेंगे, उन अधिनियमों में क्या खास था, ठीक है, किस अधिनियमों से वो कंपनी क्या करना चाह रही थी, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए कंपनी रूल जो रहा अपना हमारे देश में, कंपनी का शासन रहा वो रहा अपना 1773 से 1858 के बीच में, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इतना पहले हम जानते हैं कि 1773 के बीच से 1858 के बीच में क्या कंपनी जो है हमारे देश में करती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो रहा एक्ट लेके आई, अधिनियम लेकर आई, वो जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं इसे। देखिए इसमें हुआ क्या, इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो गवर्नर था बंगाल का, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, ठीक है। गवर्नर जो था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, ठीक है। और उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, ये कार्यकारी परिषद बना दी। उसके लिए क्या कर दी, कार्यकारी परिषद बना दी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, उसके लिए कार्यकारी परिषद भी बनाई गई, ठीक है। अच्छा, एक काम क्या किया देख रहे, अब इससे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखिए और क्या किया गया। देखिए बॉम्बे और मद्रास, उस समय प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ठीक है, प्रेसिडेंसीज हुआ करती, बॉम्बे मद्रास, ठीक है, बंगाल, ये सब प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो बॉम्बे और मद्रास था, ठीक है, इसको बॉम्बे और मद्रास अलग अलग क्या प्रेसिडेंसीज हुए, तो उसको क्या कर दिया, उसके अधीन कर दिया गया। किसके, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। पहले क्या होता था, ये अलग अलग स्वायत्त चलती थी, ठीक है, इनको ऑटोनॉमी हुआ करती थी, ठीक है, ये अलग अलग से चलती थी। लेकिन क्या कर दिया गया यहाँ पर, क्या बंगाल के गवर्नर जनरल को के अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया ये सब कुछ। किसको, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, मद्रास की प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब देखिए इससे क्या करना चाह रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या करना चाह रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, अपना क्या करना चाह रही है, एक कंट्रोल करना चाह रही है, एक जगह से कंट्रोल करना चाह रही है, ठीक है। पहले क्या था, अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी, जैसे ये बॉम्बे हो गया, ये मद्रास हो गया, ये अपना बंगाल हो गया, ये यहाँ चल रहा है, ये अलग अलग जगहों पर क्या चल रही है, अपनी क्या है, शासन चल रहा है। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, जो बॉम्बे और मद्रास था, ठीक है, इसको इसके अंडर कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया इसको, ठीक है, इसके नीचे रख दिया, इसको बंगाल के नीचे रख दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर आएगा सब कुछ, ये और ये। तो क्या होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर जो हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई मतलब एक आदमी जो है ना, एक आदमी के पास क्या है, पावर आ गया। अब क्या कर रहे हैं, सत्ता को केंद्रीकरण कर रहे हैं उसका, ठीक है, एक जगह से सत्ता को चलाना चाह रहे हैं। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, एक जगह से जब आप सत्ता को चलाते हैं तो आपके पास क्या आता है, कंट्रोल आता है, ठीक है, कंट्रोल आता है। आपको क्या होता है, डिसीजन लेने में क्या होता है, आसानी होती है, ठीक है, आपके पास अगर एक जगह से पावर हो, ठीक है। ये इस तरीके से कंट्रोल करना चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हुई यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता की स्थापना 1774 में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए और क्या है इसमें, देखिए इसमें आपके लिए, हाँ इसमें आपके लिए देखिए क्या है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 पॉइंट हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए 1774 में अपने पास रेगुलेटिंग एक्ट रहा था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। लगभग 10 साल के अंदर जो है वो यहाँ एक्ट लेकर आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, जो अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पर क्या कर दिया, इसके कंपनी के, ठीक है, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन को अलग कर दिया, ठीक है। पॉलिटिकल काम जो है अलग व्यवस्था बना दी गई उसकी, और कमर्शियल का व्यापार के जो काम है उसके लिए अलग व्यवस्था बना दी गई, ठीक है। अच्छा,
देखिए जो अपना कमर्शियल काम है, ठीक है, जो अपना व्यापारिक काम है, उसके लिए क्या बना देगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देगा, ठीक है, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। उसके लिए क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। जो अपना जो व्यापारिक काम है, व्यापारिक वाणिज्यिक काम जो है वो क्या कौन करेगा, वो अपना निदेशक मंडल करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं इसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है, ये इंग्लिश में ये लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और निदेशक मंडल कर देगा। जो बिजनेस वाले काम होगा, वाणिज्यिक काम होगा, ठीक है, व्यापार संबंधी जो काम होंगे उसके लिए अलग अलग कर दिया गया है इसको, ठीक है, बहुत अच्छे मतलब अच्छे से मैनेज करने के लिए। उसके बाद और देखिए राजनीतिक काम जो होंगे, राजनीतिक काम जो होंगे वो कौन करेगा, राजनीतिक काम के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो ना, ठीक है, दो व्यवस्था बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया उसके लिए, ठीक है, राजनीतिक कामों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आइए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए इनमें सिर्फ यही पकड़ना है आपको कि किस क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम की तैयारी करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या सिर्फ पकड़ना है कि किस में क्या व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है, कहाँ पर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट में क्या है आपको राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों के बीच में अंतर कर दिया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, और वाणिज्यिक काम के लिए कौन सी व्यवस्था बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है, और जो अपना पॉलिटिकल काम है, ठीक है, वहाँ के राजनीतिक कामों के लिए क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट आता है, अपना चार्टर एक्ट आता है फिर 1833 में, ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए चार्टर एक्ट, हाँ चार्टर एक्ट, देखिए चार्टर एक्ट में क्या है, देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको देखिए और पावर दे दी गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल बंगाल का क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देगा। देखिए अब क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको और पावर दे दी गई, ठीक है, मतलब ये सत्ता को क्या है ना कंट्रोल और ज्यादा अपने पास क्या पावर लेके आ रही है। अब उसी को क्या दे दिया, उसको गवर्नर जनरल बना दिया इंडिया का, पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल। अब ये पूरे इंडिया को क्या कहाँ से कंट्रोल करेगा, बंगाल से कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, बंगाल से कंट्रोल करेगा। ये है बस कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रही है बस वो, ठीक है। ये उसके बाद देखिएगा कि डिप्राइव्ड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, अब ये बॉम्बे और मद्रास, जो बॉम्बे और मद्रास था इसको तो ये पहले ही कर दिया था बॉम्बे, ठीक है, जो ये बॉम्बे और मद्रास था, मद्रास जिसको बोलते हैं, इसको पहले ही किसके अंदर कर दिया था, बंगाल के अंडर में कर दिया था, इस प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर कर दिया था। अब देखिए इसके पास अभी भी देखिए इनके पास ये दोनों था, इससे पहले जो है इनके पास अभी भी क्या था, विधायी शक्तियां थी, ठीक है, ये अपने क्या है कानून वगैरह खुद बनाते थे। बॉम्बे जो था अपने कानून खुद बनाता था और मद्रास प्रेसिडेंसी अपने कानून खुद बनाया करती थी। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने क्या किया यहाँ पे चार्टर एक्ट के बाद, चार्टर एक्ट 1833 में क्या किया इन्होंने कि जो बंगाल को यही अधिकार दे दिए गए कि वो बॉम्बे और मद्रास दोनों के लिए क्या बनाए, कानून बनाए, ठीक है। इनकी जो विधायी शक्तियां थी, ठीक है, वो क्या कर दिया, छीन ली गई इनसे, बॉम्बे और मद्रास की, ठीक है। अब देखिए क्या करना चाह रहा है, वो बंगाल से कंट्रोल करना चाह रहा है और बॉम्बे और मद्रास को क्या करना चाह रहा है, वहां उनके पास पावर कम से कम हो, क्योंकि कंट्रोल कहाँ है, बंगाल में है कंट्रोल। बंगाल में जब कंट्रोल है तो बॉम्बे और मद्रास को क्या करना है, वंचित रख देना उसके अधिकारों से, ठीक है। क्या होगा, अगर मान लीजिए बॉम्बे और मद्रास के पास भी अपनी अपनी पावर होगी तो क्या होगा, वो बंगाल के गवर्नर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया जिसको, क्या करेगा, उससे क्या कर सकता है, टक्कर ले सकता है। तो वहां पर वो चाहिए नहीं उनको, कंपनी को। आई बात समझ में आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चार्टर एक्ट 1833 का। 1853 में देखिए क्या होता है, देखिए ये चार्टर एक्ट 1853 में क्या करता है, देखिए इसमें देखिए पहली बार क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर जनरल की काउंसिल के, ठीक है, उसको पहली बार जो है वो अलग किया गया उसको, ठीक है। विधायी जो कार्य होता है, विधायी का जो कार्य होता है, कार्यकारी कार्य जो होते हैं, ठीक है, परिषद के विधायी कार्य और कार्यकारी जो कार्य थे उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया गया, ठीक है। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाने का जो होता है, ठीक है, जैसे हमारी जो लेजिस्लेशन जो होता है पार्लियामेंट का काम होता है वो अधिकार, ठीक है, ये सब अलग कर दिया गया, ठीक है। ये जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, अपने, वो हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। तो ऐसे, ठीक है, लेजिस्लेचर वाला काम और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है, सरकार के जो कार्यकारी कार्य है उसके लिए दो अलग अलग व्यवस्थाएं बना दी गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखिए ओपन कंपटीशन ला गई, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है, ठीक है, सिविल सेवकों की जो परीक्षा है, ठीक है, उसके लिए खुले चयन और भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली को शुरू किया गया है, ठीक है, ओपन कंपटीशन कर दिया गया, ठीक है। पहले सिर्फ क्या करता था, सिर्फ जो अपनी ब्रिटिशर्स थे वही जो है उसमें पार्ट ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ खुली व्यवस्था कर दी, ओपन कंपटीशन रख दिया, कोई भी आए और उसमें पार्ट ले सकता है, ठीक है, अपने इस एग्जाम के लिए, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर। हाँ, एक क्या काम करती है यहाँ पर ये चार्टर एक्ट 1853 में, देखिए एक काम ये करती है कि देखिए यहाँ पर जो अपनी सेंट्रल काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है केंद्रीय विधान परिषद जो थी ना, उसमें क्या है प्रतिनिधित्व दे दिया है इसको, प्रतिनिधित्व दे दिया है किसको, अपने बंगाल के मद्रास और बॉम्बे, ठीक है, आगरा से क्या है नियुक्ति किया गया, यहाँ विधायी सदस्य नियुक्त कर दिए गए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दे दिया वहाँ पर, ठीक है, पहले उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, प्रतिनिधित्व कोई करता नहीं था, ठीक है, सिर्फ वही बनाते थे, ब्रिटिशर्स थे वही जो थे कानून बनाया करते थे। लेकिन क्या कर दिया गया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में, वहां पर क्या है भारतीय सदस्यों को भी रखने की शुरुआत की गई, जिसमें कि बंगाल, ठीक है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा से नियुक्त किए जाते हैं यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है अपने पास, देखिए अब देखिए 1800 ये यहाँ खत्म हो जाता है, देखिए ये खत्म हो जाता है अपना 1853, ठीक है, 1853 तक ये चल रहा है। उसके बाद देखिए जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति जो होती है वो अपनी जो ये कंपनी, ये जो अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, अपने इंडिया में, ठीक है, कंपनी का अधिकार चल रहा था, ये तो ब्रिटिशर्स की, तो क्या होता है यहाँ पर, ये क्या करती है इसको हिला के रख देती है, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख देती है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, अब यहाँ से क्या होता है क्राउन रूल आया था। क्राउन रूल मतलब अब यहाँ से जो कंपनी होगी ना, कंपनी के शासन को हटाकर क्या कहते हैं क्राउन का शासन। अब ये डायरेक्ट जो होगा ना, जो क्राउन है, ठीक है, ब्रिटेन का जो ये जो किंग होगी ना, किंग क्वीन जो होंगी, वही जो क्या करेंगी यहाँ भारत में क्या करेंगी, राज करेंगे। अब वो कंपनी को हटा दिया, कंपनी के रूल को हटा दिया गया, यहाँ से कंपनी रूल यहाँ से हट जाता है। और 1858 से क्या आता है, 1858 से लेकर जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है तब तक क्या चलता है, क्राउन शासन चलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब डायरेक्ट जो है वो वहाँ से किंग या क्वीन जो है अपनी ब्रिटेन की, वो क्या है यहाँ से डायरेक्ट राज करेंगी, वहाँ से राज करेंगे बैठे बैठे, ठीक है। ये रहा इसमें, क्यों क्या करते हैं, क्योंकि उनको लग जाता है कि अब जो है कंपनी के बस की बात नहीं, कंपनी ने यहाँ कर दिया काम खराब, ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर क्या अपनी व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पाई, और क्या है कानून व्यवस्था सब क्या बिगड़ गई। 1857 की क्रांति जो थी बहुत उनके लिए क्या थी, आंख खोल देने वाली बात थी यहाँ पर कि ऐसा कैसे हो गया, ये विद्रोह किस तरीके से हो गया करके, ठीक है। तो उनको समझ में आ गया कि अपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको समझ में आ गया कि अब क्या कंपनी के बस की बात नहीं रही यहाँ पर क्या शासन करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम वहीं से जो है अपने जो है भारत को वहीं से कंट्रोल करेंगे, ठीक है, आपके बस की नहीं बात नहीं है। अब देखिए उसके लिए वो क्या लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 का अधिनियम लेके आती है, भारत सरकार अधिनियम लेके आती है। क्या खास बात है देखिए इसमें, इस जो अधिनियम, अब देखिए 1857 में देखिए ये जो भारतीय थे काफी, उन्होंने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया जगह जगह। आपको उसके बाद अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं उसमें, तो क्या विद्रोह करना शुरू कर दिया 1857 की क्रांति जो विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ इससे कि अब क्या करना है, अब उनको पता लग गया, ब्रिटिशर्स को पता लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया कि यहाँ पर क्या है कि जो है लोगों में क्या है काफी ज्यादा नुकसान, लोगों को क्या है लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। तो क्या है अब इनको इस तरीके से चलाया नहीं सकते, जैसे हमें पहले इनको चला रहे थे, ठीक है, इनको बिल्कुल दबा के चला रहे थे, अब इस तरीके से काम नहीं चल सकता। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब यहाँ से क्या कर देंगे, ये कोई अच्छे काम शुरू कर देंगे, छोटे छोटे अच्छे काम शुरू कर देंगे, जिससे क्या है खुश करना चाहेंगे ये, ठीक है, यहाँ भारतीयों को, ताकि क्या है भारतीय जो है हमें फिर से राज करने का मौका दे, ठीक है, हमारा जो राज है चलता रहे, फिर से राज करने का मौका मिले। अब क्या होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक इस 1858 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इसको हम क्या कहते हैं, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, अच्छी सरकार के अधिनियम के नाम से भी जाना है। तो क्या कहते हैं, छोटे मोटे कुछ थोड़ा बहुत अधिकार दे दिए होंगे वहाँ पर, तो उसको क्या कहते हैं, अच्छे अधिकार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या करता है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी पावर छीन लेता है। यहाँ पर ये क्या करता है, 1858 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रही उससे उसके अधिकार छीन लेता है, और क्या करता है वो ट्रांसफर कर देता है सारे के सारे जो पावर ट्रांसफर कर देता है। देखो क्या, पावर ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यू सब ब्रिटिश क्राउन के पास चले जाता है, ठीक है। क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया यहाँ से, सरकारी क्षेत्र, सरकार क्षेत्र और राजस्व की शक्तियां जो सबको किसको देगी, ब्रिटिश ताज को दे दी गई, ब्रिटिश ताज को दे दी गई। अब ब्रिटिश जो अपना क्राउन है वही जो है उसको यहाँ से वहीं से चलाएगा, ठीक है, और वहां से बैठे बैठे चलाएगा कैसे, यहाँ उसका एक बंदा होगा, कौन होगा वो बंदा होगा अपना कौन, वॉयसरॉय होगा। आगे बात समझ में आपको। देखिए इससे पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो क्या है, वो था जब तक अपना
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, ठीक है, उसको हटा के क्या बना दिया गया, वायसरॉय ऑफ इंडिया। और वायसरॉय कौन है, वायसरॉय जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका, प्रतिनिधित्व कर रहा है किसका, ब्रिटिश ताज का। जो वहाँ पर जो अपना जो ब्रिटेन में बैठी जो अपनी जो क्वीन या किंग है, ठीक है, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका एक बंदा समझ लो, उसका एक बंदा समझ लीजिए वायसरॉय को। वायसरॉय बैठा है अपने इंडिया में, ठीक है, इंडिया को चलाएगा कौन, वायसरॉय चलाएगा। आई बात समझ में आपको कि वायसरॉय क्या काम करेगा, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है किसका, अपने क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ से क्या क्या है, इनमें डबल गवर्नमेंट जो चलती थी यहाँ पर इनकी, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पहले क्या था कि जो अपना जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट किया, उसके बाद देखिए वहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर दो व्यवस्थाएं बना दी गई थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एक तो संभालता था पॉलिटिकल काम, ठीक है, राजनीतिक काम संभालता था, और दूसरा क्या संभालता था, जो व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियां होती थी वो, ठीक है, वाणिज्यिक गतिविधियां बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई, ठीक है, सॉरी, जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वो किसको दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई, ठीक है, व्यापार के काम ये संभालेगा और पॉलिटिकल काम को ये संभालेगा। अब क्या कर दिया गया, समझ गई थी, क्या बोलते हैं, ये ब्रिटिश सरकार जो थी समझ गई थी कि यहाँ की ये व्यवस्था जो है कुछ बहुत अच्छा से काम नहीं कर रही है भारत में, तो क्या कर दिया इन्होंने यहाँ से ये जो डबल गवर्नमेंट है ना, ठीक है, डबल गवर्नमेंट इसी को कहते हैं, इन दोनों जो अलग अलग चल रहा है ना, ये पॉलिटिकल काम और वाणिज्यिक काम अलग अलग व्यवस्था बनाई, इसको यहाँ से खत्म कर दिया इन्होंने। इनको लगा कि ये व्यवस्था जो है भारत में जो है ना, भारतीयों को क्या कुछ खुश करना है, तो उन्होंने ये व्यवस्था खत्म कर दी, ये वाली, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि किस एक्ट में जो है वो ये डबल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कब किस एक्ट में बनी वो भी पता होना चाहिए, किस में खत्म हुई वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये रहा आपके पास। उसके बाद देखिएगा एक ऑफिस, नया ऑफिस बना दिया गया इन्होंने, इनको हटा के अब एक नया ऑफिस बना दिया गया। नया ऑफिस क्या करता है देखिएगा, एक नया ऑफिस बना दिया गया जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये राज्य सचिव लिखा गया वैसे तो इसमें हिंदी इसका ट्रांसलेशन वैसे, ठीक है। एक नया कार्यालय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बना दिया गया, जिसके पास क्या हो गया, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी, उसके पास क्या था, कंप्लीट अथॉरिटी थी, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। उसके पास क्या था, उसके पास अथॉरिटी थी, उसके पास इतना पावर था कि क्या कर वो पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में क्या करके वहाँ के जो वहाँ का जो प्रशासन है, भारत का जो प्रशासन है उसको चला सके, ठीक है। उसके पास क्या था, ये अधिकार उसको दे दिए गए, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो मेंबर था किसका, ब्रिटिश कैबिनेट का। ब्रिटिश कैबिनेट जो थी ना, ठीक है, उसका मेंबर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और वो क्या करता था, ये जो बंदा जो यहाँ पर मान लीजिए ये जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करेगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, प्रशासन संभालेगा, क्या करेगा, भारत का प्रशासन संभालेगा, भारत का प्रशासन संभालेगा। अब जब भारत का प्रशासन संभालेगा तो ये भारतीयों के प्रति जवाबदेह नहीं, ये किसके प्रति जवाबदेह है, ये कुछ अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे कर देता, मान लीजिए कोई काम प्रशासन को चलाते समय अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे काम कर देता, तो ये भारतीयों के लिए जवाबदेह नहीं है। ये किसके लिए जवाबदेह है, ये ब्रिटिश संसद के लिए जवाबदेह है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद के लिए जवाबदेह है। अब देखिए ब्रिटिश संसद के लिए जवाबदेह है, तो ये वही काम करेगा जो ब्रिटिश संसद के लिए जो है, ब्रिटिश लोगों के लिए क्या, ब्रिटेन के लिए जो क्या फायदेमंद होंगे। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये रहा, तो इसीलिए देखिए ये सिर्फ क्या है, सिर्फ चला रहे हैं भारत को क्या है, सिर्फ लूट रहे हैं बस यहाँ पर ही, ठीक। काम तो ये ब्रिटिशर्स का, ब्रिटेन जो क्या कर रहा है यहाँ, क्या कर रहा है, सिर्फ लूट रहा है यहाँ पर भारत को, ठीक है। लोगों के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर लोगों के लिए जवाबदेह होता तब तो कोई बात होती, ठीक है। सिर्फ व्यवस्थाएं बदल देते हैं, लेकिन क्या लूटने का काम हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, वहां क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो क्या करेगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो क्या कर रहा था, प्रशासन संभाल रहा था। अब देखिए इसको प्रशासन संभालने में क्या होगी, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो दिक्कत हो रही थी तो इसको क्या कर दिया, इसको 15 मेंबर की एक काउंसिल दे दी, 15 मेंबर की क्या कर दी, एक काउंसिल दे देगी, परिषद दे दी गई इसको, ठीक है, परिषद दे दी गई इसको। और ये परिषद जो थी वो क्या कर दी, इसको सिर्फ क्या करता, डिसीजन तो सारे के सारे अभी भी वही लेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही लेगा। तो 15 मेंबर की जो काउंसिल थी वो क्या करेगी, 15 मेंबर की काउंसिल जो थी वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ इसको सलाह देगी, क्या देगी, इसको सिर्फ सलाह देगी, इसको क्या देगी, सिर्फ सलाह देगी, ठीक है। सलाह देने का काम होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए, उसके बाद देखिए क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, भारतीय परिषद अधिनियम है, 3 पढ़ते हैं इसमें, देखिए 1861 का, 92 का, 1892 1902, ठीक है। क्या कहते हैं देखिए, जरा चलते हैं आगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का, देखिए क्या है इसमें, यह है देखिए
अब यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, इनिशिएटेड द प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जब बहुत ज़्यादा अगर सत्ता जो है ना केंद्रीकरण हो जाए ना, उसका सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए, मतलब एक बंदे के हाथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाए, केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण हो जाए, सॉरी ये कुछ गलत लिख दिया, केंद्रीकरण हो जाए अगर, तो केंद्रीकरण होगा, क्या होगा, एक आदमी के हाथ में जो है पावर आ गई। और जब एक आदमी के हाथ में पावर आ गई, वो क्यों लेना चाह रहा पावर, उस अगर वो अपने हाथ में पावर रख रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना चाह रहा होगा ना, कुछ ना कुछ करना चाह, वो क्या करना चाह रहा होगा, अपनी जो उसकी मंशाएं हैं उनको लागू करवाना चाह रहा होगा। मंशाएं क्या होंगी, ये भारत में जो है ना अपने कानून लेके आना, ताकि क्या लोगों को दबा दिया जाए, ठीक है, बाकी भारतीयों की कोई चिंता नहीं करना। तो क्या कर रहा है ये, जब ये क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, जो ये जिसके पास पावर है, ये क्या करेगा, दबाएगा, अन्य लोग क्या करेगा, दबाएगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, कोई अगर बहुत ज़्यादा पावर अगर किसी को चाहिए ना, तो समझ लीजिए पावर के लिए, वो पावर क्यों चाहिए उसको पावर चाहिए बाकियों पर रूल करने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर जो बाकी अन्य लोग है ना, उस पर क्या करना, उसको रूल करना है, उसकी क्या है महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको रूल करना, लोगों को क्या है रूल करना। अब देखिएगा, जब ये लोगों पर ये रूल करना शुरू कर देगा, तो क्या करेगा, इतना रूल करेगा, और क्या करेगा, ऐसे ऐसे अधिनियम लेकर आएगा, क्या है, लोग क्या परेशान हो जाएंगे। तो क्या हो जाए, लोग परेशान हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करना शुरू करेंगे। जब विद्रोह करना शुरू करेंगे, लोग बात ही नहीं मानेंगे। जब बात नहीं मानेंगे तो इसको कुछ ना कुछ तो करना है ना, इनको लॉलीपॉप देना है, कुछ ना कुछ खुश करना है, इनको लॉलीपॉप देना है इनको। तो लॉलीपॉप देंगे, क्या करेगा, ये क्या करेगा, इनकी शक्तियों, इनको थोड़ा बहुत पावर देने, ये कहेगा देखो मैं तुमको थोड़ा कुछ पावर दे देता हूँ, क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत पावर दे देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनकी विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया, जो कि क्या कर दिया गया था, पहले ले लिया गया था। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, बताया था ना थोड़ी देर पहले कि बंगाल, पहले तो बंगाल के अंडर में कर दिया बॉम्बे, और अपनी जो मद्रास था उसको उसके अंडर में कर दिया, ठीक है, अंडर में हो गया इसके। उसके बाद इनकी पावर भी ले ली, क्योंकि क्या गया, ये बंगाल को सुप्रीम बनाना था, बंगाल से कंट्रोल करना चाह रहे थे, बंगाल से क्या कंट्रोल करना चाह रहे थे। अब क्या हुआ, ये क्या करेगा, बॉम्बे और एक सेकंड लीजिएगा, बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया, यहाँ पर फिर से पावर दे दी इनने, विधायी शक्ति दे दी इसको, ठीक है, ये अपने कानून वगैरह खुद बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से पोर्टफोलियो सिस्टम को जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है, ये है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का, ये क्या कहता है, देखिए कि इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑफ द बजट। अब देखिए क्या किया गया, फिर थोड़ा सा और अधिकार देने की कोशिश करता है, ठीक है, लोगों को और अधिकार देता है। अब देखिए अधिकार क्या मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी अपनी परिषद जो थी ना, विधान परिषद जो थे, उनको क्या कर दिया, उनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई, ठीक है। अब क्या कहते हैं, वो बजट पर चर्चा भी कर सकते हैं, क्या बजट पर चर्चा कर सकते हैं, और कोई बजट पर प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्रदान की, ठीक है। अगर कोई बजट पास हुआ है तो क्या वहाँ पर प्रश्न वगैरह भी पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले क्या था, प्रश्न वगैरह पूछने, बजट पास कर दो, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से आपने बजट कहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर क्या गया, विधान परिषद को क्या किया गया, विधान परिषद को बजट पर चर्चा कर सकते हैं वो, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले क्या था, ये अधिकारी नहीं थे तो क्या था, कोई चर्चा ही नहीं हुई, और क्योंकि चर्चा होना क्या होता, अगर चर्चा वो करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रिटिश सरकार की क्या करेंगे, कानून को क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है, उनकी क्या करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो नहीं चाहते थे वो कि उनकी आलोचना हो। उसके बाद देखिए 1909 का अधिनियम क्या कहता है, देखिए यहाँ इसको हम बोलते हैं मॉन्टे मेर्लो, ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1909 का अधिनियम जो है इंडियन काउंसिल एक्ट में मॉर्लेमेंटो का रिफॉर्म कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले जो थे उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे, क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो के कौन था वहां पर, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था। लॉर्ड मिंटो कौन था, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था उस समय पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, ये तो दो बार चीज इनके पता होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ से क्या शुरू हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और ये मान लिया गया कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। क्या मतलब होता है इसका, कि पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए क्या, उनका जो निर्वाचन मंडल है ना, उनके अलग, ठीक है, सिर्फ क्या है, मुस्लिम को वोट करेंगे, ये है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू कर दी, ठीक है, सांप्रदायिक क्या बोलते हैं, जैसे मुस्लिम जो है सिर्फ मुस्लिम को वोट करेंगे, इस तरीके के जो क्या है, ये सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है वो शुरू कर दिया गया, प्रणाली शुरू कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ,
इसीलिए देखिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहता है, लॉर्ड मिंटो कौन था, लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय था, लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय था, उसके अंडर में हो रहा था सारा काम। तो सांप्रदायिक मतदाताओं के बीच के पिता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि लॉर्ड मिंटो किस क्या बोलते हैं, वॉइसरॉय को सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता कहा था, सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता कहा जाता है, तो आपको लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ शुरू कर दिया गया कि जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कम्युनिटी के हिसाब से, ठीक है, प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी गई, मतलब यहाँ पर स्वीकार कर लिया उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए 1919 में क्या हुआ, देखिए 1919 में देखिए मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, क्या रहा है, देखिए मॉन्टेक जो थे वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय पर, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वॉइसरॉय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे, वॉइसरॉय थे उस समय पर, और मॉन्टेक जो थे कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब देखिए यहाँ क्या किया इन्हें इस अधिनियम में, केंद्रीय एवं प्रांतिक विषयों का सीमांकन कर दिया गया। केंद्रीय एवं प्रांतिक विषयों का सीमांकन कर दिया गया। देखिए केंद्रीय और प्रांतिक विषय मतलब कि देखिए केंद्रीय विषय पे, ठीक है, जो केंद्र में सरकार है, ठीक है, और जो प्रांतों में सरकार है, केंद्र और प्रांतों में सरकार है, उनके अलग अलग अधिकार बना दिए गए। ठीक है, कुछ विषय ऐसे रख दिए गए जिसपे सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो अपनी वो बना सकती है, जो है वो कानून लेकर आएगी। कुछ या प्रांतीय सरकारों को, प्रांतीय जो विधायिका थी उनको भी अधिकार दे देगी कि उनके क्षेत्र में उनके पास भी कुछ ना कुछ अधिकार दे दिए गए उनको। ठीक है, थोड़ा बहुत अधिकार दे दिए गए यहाँ पर, क्या वो भी क्या नाम है, अपने कानून खुद बना सके। ठीक है, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट विषय तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखे होंगे, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दे दिया होगा इसमें, या कुछ विषय जो होंगे प्रांतीय विधायिका को दे दिए गए होंगे, वहां पर कानून बना सकती है प्रांतीय विधायिकाएं। उसके बाद क्या देखिए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, प्रांतीय विषय जो है उसमें भी देखिए दो तरीके से बांट देगा, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। वहां भी देखिए क्या है, ये प्रांतीय सूची में भी देखिए दो तरीके से बांट देगा। प्रांतीय सूची में क्या है, एक तो था एक तो हस्तांतरित है और एक आरक्षित है। ठीक है, इंग्लिश में देखिए लिखा गया है ट्रांसफर्ड और रिजर्व, दो तरीके से बांट देगा। प्रांतीय सूची को क्या गया, हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया गया। अब देखिए स्थानांतरित विषयों में क्या होगा, स्थानांतरित विषयों में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों को की सहायता से प्रशासित किया जाना था। ठीक है, स्थानांतरित जो विषय थे उसमें क्या करना था, वो क्या था, स्थानांतरित विषय में क्या करना था कि जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था, ये था उसका मुहिम। ठीक है, ये पकड़ लीजिए, आप इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, राज्यपाल द्वारा होगा वहां पर जो विधान परिषद का जो कार्य होगा। ठीक है, ये तो थे कौन, ये था अपना प्रांतीय सूची, ये हस्तांतरित वाला मामला। ठीक है, प्रांतीय सूची को दो विषय में बांटा था, कहा मैंने, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड के अंदर जो था ये था इस तरीके, राज्यपाल के जो है वो साथ जो है काम होगा। राज्यपाल जो रहेगा वो विधान परिषद के लिए जो जिम्मेदार मंत्री है उनकी सहायता के लिए रहेगा वहाँ पर। ठीक है, राज्यपाल। उसके बाद देखिए रिजर्व सब्जेक्ट क्या कहता है, रिजर्व सब्जेक्ट जो अपना आरक्षित है उसमें क्या होगा, उसमें राज्यपाल द्वारा अपनी कार्यकारी परिषद के विधान परिषद के लिए जिम्मेदार होने के बिना प्रशासित किया जाता है। अब देखिए आरक्षित विषय में क्या होता है कि राज्यपाल जो था ना, इन कार्यों के लिए देखिए जो कार्यकारी परिषद है, ठीक है, कार्यकारी परिषद के साथ विधान परिषद के लिए जिम्मेदार होने के बिना प्रशासित किया जाता था। ठीक है, ये इन कार्यों के लिए जो ये जो कार्य होंगे इसके लिए जो है होगा वो जो विधान परिषद के जो मेंबर्स है वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है, विधान परिषद में, ठीक है, जो कार्यकारी परिषद है ना वो विधान परिषद के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। ठीक है, इस कार्यों के लिए जिम्मेदार रहेगी, इसके लिए नहीं रहेगी। ये क्या करेगा, जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल अपने कार्यकारी परिषद से काम करवा देगा, और ये कार्यकारी परिषद क्या होगी, ये कार्यकारी परिषद जो होगी विधान परिषद में के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, ये जो काम करेगी कार्यकारी जो परिषद है, ये जो काम करेगी ये क्या रहेगी, राज्यपाल के अंडर में काम करेगी। लेकिन यहाँ जो था जो विधान परिषद जो अपने सदस्य थे, मंत्री जो थे, ऊपर वाले में मंत्री जो थे वो क्या रहते थे, विधान परिषद में जिम्मेदार रहते थे। ठीक है, इस तरीके से काम होता था वो। आगे बात समझ में आपको। तो उसके बाद देखिए क्या है अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। हाँ, और क्या क्या है इसमें देखिए, हाँ इसमें देखिए क्या है, बाइकैमरलिज्म की स्थापना। बाइकैमरलिज्म होता है देखिए ये
जो दो सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, जैसे अभी हमारे पास, उस तरीके से स्थापना कर दी गई, तो लोअर हाउस और अपर हाउस की स्थापना कर दी गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में। उसके बाद देखिए एक ऑफिस बनाया गया, न्यू हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया लंदन। ठीक है, एंड ट्रांसफर्ड ऑल द फंक्शन प्रिफर्ड टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो फंक्शन दिया गया था, कार्य दिया गया था, वो क्या कर दिया, ट्रांसफर, ठीक है, कर दिया गया किसको, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे दिया गया। लंदन में जो हाई कमिश्नर था उसकी वहाँ पर एक ऑफिस बनाया गया, और जितने काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थे वो किसको दे दिए गए, वो दे दिए गए आपके, दे दिए गए हाई कमिश्नर को दे दिए गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्या है हमारे पास, देखिए भारत सरकार का अधिनियम 1935 का क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जो एक्ट क्या करता है, डिवाइड कर देता है पावर को, सेंटर और फेडरलिस्ट में, देखिए डिवाइड कर दिया, यूनिट यहाँ से डिवाइड कर दिया पावर्स को। ठीक है, जिसमें कि फेडरलिस्ट में, ठीक है, फेडरलिस्ट जो थी यहाँ पर जो है फेडरलिस्ट सेंटर के लिए थी, ठीक है, केंद्र के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंसेस के लिए थी, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के दोनों जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कानून बना सकते हैं, आप अपना प्रोविंसेस भी बना सकती हैं, और जो था प्रांत भी बना सकते हैं उसमें कानून, और अपनी सेंटर भी बना सकती है, केंद्र बना सकती है अपने कानून। ठीक है, रेजिडरी पावर किसको दी, वायसरॉय को दे दी गई। ठीक है, वायसरॉय को दी गई अपनी अवशिष्ट, ये वायसरॉय को क्या दिया गया, अवशिष्ट शक्ति दी गई। केंद्रीय शक्ति, केंद्र के लिए क्या किया गया, ये अपना फेडरल लिस्ट तैयार की गई। ठीक है, संघीय सूची, केंद्र के लिए संघीय सूची हो गया, प्रांतों के लिए क्या किया, प्रांतीय सूची हो गया। समवर्ती सूची पर क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में दोनों केंद्र भी बना सकते हैं अधिकार, और प्रांत भी बना सकते हैं अधिकार। यहाँ से 1935 का ये कहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायरची को खत्म कर, द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया, और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। ठीक है, ये आपका क्या रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रहा। लास्ट में देखिए क्या रहा है अपने पास, देखिए 1947 का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रहा। क्या कहता है, ये ब्रिटिश रूल को खत्म कर देता है यहाँ पर, और 15 अगस्त 1947 में हमको क्या गया, आज़ादी, भारत को क्या कर दिया गया, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, कि इंडिया को क्या क्या स्वतंत्र और सार्वभौम देश कर देता है, वो घोषित कर देता है। ठीक है, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, संप्रभु शब्द को मैं बता चुका हूँ आपको, प्रीएम्बल में चेक कीजिएगा वीडियो, प्रीएम्बल वाला वीडियो अपना। ठीक है, प्रीएम्बल वाला वीडियो चेक कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा संप्रभु राज्य क्या होता है। ठीक है, अच्छा, एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिप्रेजेंटेटिव नेशन एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए क्या किया गया, दो संविधान सभा को क्या कर दिया गया, अपने अपने राष्ट्रों के लिए, ठीक है, अपने अपने राष्ट्रों के लिए संविधान बनाने को की छूट दी गई। ठीक है, और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया, किसको, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, यहाँ पर जो है अपना ये अपना सारे एक्ट जो है अपने खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अपने कमेंट और फीडबैक जो है आप लिख सकते हैं साथ ही में। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लेक्चर जो कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।